नाम है उसको वापस लें, क्योंकि आपको जिस तरीके से देश ने जिताया है, आप चाहेंगे कि हरियाणा में आप जीतें? नहीं, बिल्कुल हम मेहनत कर रहे हैं। हम किसी से ऐसे अपील तो नहीं करेंगे। सबने मेहनत कर रखी, सबका अपना अधिकार है लड़ने का, और हम अपनी मेहनत करेंगे। हम अपने लोगों से अपील करेंगे और हम सबके बीच में जा रहे हैं। हमें अपनी ईमानदारी पर, सच्चाई पे पूरा भरोसा है कि लोग हमारा साथ देंगे। प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, आज क्योंकि मुख्यमंत्री ने नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है, जब आएंगे तो आप क्या उनको संदेश देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप वही बेटी हैं इस देश की जो दिल्ली के जंतर मंतर पे थी। आपके साथ प्रधानमंत्री ने वक्त बिताया, आपको बुलाया जब आप जीत के आए। आप चाहेंगी कि आप यहाँ से उनको कोई संदेश दें? नहीं, मैं क्या, प्रधानमंत्री आएंगे वो संदेश दें तो मतलब वो आएंगे तो वो उनको संदेश देना होगा ना। मैं क्या संदेश दे सकती हूँ उनको? मेरा कोई संदेश नहीं है। क्या उम्मीद करती हैं? नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं है। उम्मीद जब थी, जब तो पूरी नहीं हुई, अब क्या उम्मीद करें? अब हमें जिस पार्टी में हम आए हैं उस पार्टी से हमें उम्मीद है, उनकी उम्मीदों पे भी हमें खरा उतरना है। आप क्योंकि महिला है मैम, हर बार ये होता है कि जो महिला उम्मीदवार होती है उस गांव की महिलाओं की, बेटी की और राज्य की बेटियों को, माओं को उम्मीद होती है कि आप कुछ कर दिखाएंगे। हम क्या ऐसा उम्मीद करें कि आपने क्या विचार अपना सोचा है, क्योंकि आप यंग? देखिए, मैं इनके बीच में हूँ, इतना मैंने संघर्ष किया है। मेरे को काफ़ी बच्चियाँ एडमायर कर रही हैं, मिल रही हैं, एक उम्मीद और आस से देख रही हैं। वो मेरे लिए खुशी की बात है। मेरे को पॉजिटिविटी वहाँ से मिल रही है और काफ़ी चीज़ें हैं अपने लड़कियों के लिए करने के लिए। अभी आज मैं कॉलेज की लड़कियाँ थी, खड़ी हुई थी जाने के लिए कॉलेज में, जब उनके इनसे मिली मैं तो बस उनका पढ़ाई को लेके है कि कॉलेज के लिए बस की व्यवस्था नहीं है, या अगर वो किसी जॉब की तैयारी करे तो स्टेडियम नहीं है रनिंग के लिए या कोई भी एक्टिविटी के लिए। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। सुरक्षा का बहुत बड़ा एक सवाल है, क्योंकि हम तो इस चीज़ से निकल के आए हैं, तो बहुत चीज़ें हैं जो हमें करनी है। और बिल्कुल हम सभी को आश्वासन देते हैं, सभी को आश्वस्त करते हैं कि जब कांग्रेस सरकार आएगी और तो उसमें उनको जो हमें फील हुआ या जो जिस चीज से हम गुजरे, हम उनको बस विश्वास दिला सकते हैं कि उस चीज। कितना बड़ा सक्सेस है आज ये जो फिफ्थ वुल्फ पकड़ा गया, मैन ईटर वुल्फ है, इसको जो हम लोगों ने तस्वीरों में भी देखा, ये साइज में भी कुछ बड़ा है, तो क्या लग रहा है कितनी बड़ी सक्सेस है? देखिए, ये बहुत बड़ी सक्सेस है हम लोगों की। 4 पहले पकड़े थे, आज हम लोगों ने एक और वुल्फ पकड़ लिया, तो हम लोगों ने 5 वुल्फ्स को रेस्क्यू कर लिया है और ये बहुत बड़ी सक्सेस है। इसमें हमारे जो डीएफओ साहब हैं अजीत और उनकी टीम, इसने मिल करके इस कार्य को अंजाम दिया है। और ये इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग और इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि कल हम लोग ये सूचना मिली थी कि नथवापुर से इसने एक बकरी को लिफ्ट किया था। फिर उसके पग मार्क्स को हम लोग ट्रेस करते करते हम समझ गए थे कि अभी अपनी होमिंग टेंडेंसी की तरफ है। इसके पग मार्क्स को ट्रेस करते करते हम लोगों ने फिर जाल लगाया और वेट किया, फिर और मतलब वेट किया, क्योंकि रात में रेस्क्यू ऑपरेशन हो नहीं सकता है। फिर हम लोगों ने मॉर्निंग में इस ऑपरेशन को किया और अर्ली मॉर्निंग हमने इसको उठा लिया। इस बार स्ट्रेटेजी भी चेंज करी गई, जो पीछे 4 पकड़े गए थे, और इस बार में कुछ? जी, स्ट्रेटेजी हमने ये चेंज की क्योंकि उसका बिहेवियर चेंज हो रहा था। पहले हम लोग ड्रोन से उसको ट्रैक करके एग्जैक्टली ड्रोन को उसके ऊपर ला करके और फिर उसको उठाते थे, लेकिन ये सब इतने स्मार्ट हो गए थे कि जैसे ही ड्रोन आता था ये भागना शुरू कर देते थे। इस बार हम लोगों ने लोकेट भी किया, पग मार्क्स भी देखे और ड्रोन से भी लोकेट किया, लेकिन जब हम लोग ऑपरेशन करने लगे तो ड्रोन को हमने रोक दिया, बिकॉज उसका लोकेशन मिल गया था, पग मार्क्स से भी लोकेशन मिल गया था, और फिर हमने उसको पैक कर लिया। क्या लग रहा है जो पैक था, आखिरी सवाल है कि उसमें जो एक और वुल्फ है, कितने वुल्फ बचे हैं और उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? देखिए, एक वुल्फ और बचा है और उसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे उसको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू कर ले। लोगों को राहत की सांस मिलेगी, क्योंकि जैसे इसका साइज बड़ा है, तो क्या लगता है यही अल्फा था जो हमला करता होगा? नहीं, हम इसको देखेंगे। देखिए, पहले तो उसको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, देखा जाएगा, उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। भेजा जाएगा? इसको किसी जू में ही भेजा जाएगा। डिसाइड नहीं हुआ क्या? अब किसी से वाइल्ड लाइफ साहब से बात होगी और उसके बाद फिर 10 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पहले पंजाब की पराली के ऊपर जिम्मेवारी ठहराई जाती थी, अब पंजाब में गलती से सरकार उनकी बन गई है, तो पंजाब को जिम्मेवार नहीं ठहराए जा सकते। तो त्योहारों के ऊपर वो इस तरह का प्रतिबंध लगाकर दिल्ली की जनता को हैरान परेशान कर रहे हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है, रोडों में गड्ढे हैं, इसलिए ट्रैफिक बहुत जाम रहता है, जिससे पॉल्यूशन होता है। स्मोक टावर दिल्ली में फेल हो गए। तो इन सब बातों पर ध्यान न देकर
उस पूरे साल में जो 4-5 दिन पटाखे के होते हैं, दशहरा, दिवाली, बहुत दिल्ली में पटाखे जलते नहीं है, लेकिन ये त्योहार अपने आप में खुशी उल्लास का होता है, जिससे पटाखों से खुशी बढ़ती है। लेकिन बैन करके आम आदमी पार्टी अपनी विफलता के ऊपर पर्दा डालना चाहती है। पटाखों की जिम्मेवारी दिल्ली के प्रदूषण की नहीं है, आम आदमी पार्टी की अदूरदर्शिता और उनका अपना निकम्मापन है कि जो आज दिल्ली कई महीनों तक प्रदूषण की मार झेलती है और दिल्ली को प्रदूषण की छुट्टियां मिलने लग गई। तो इतनी बड़ी दिल्ली की हालत जो कर दी है, आम आदमी पार्टी के अपने किए हुए प्लानिंग उसके लिए जिम्मेवार है। जी मैम। हाँ, तो राजस्थान हाउस में जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसको मैं देखने आई हूँ, अधिकारी भी साथ में है और जल्दी खत्म हो ये काम, बहुत समय से ये चल रहा है। और एक चीज और सामने आई है, क्योंकि पिछली सरकार में ये काम शुरू हुआ था, उस समय बहुत सारे जो फॉरेन चीजें हैं, फ्लोरिंग भी इटालियन और इस तरह की चीजें इनकॉर्पोरेट उन्होंने की थी। मैंने इनको कहा कि हमको लोकल चीजें यूज करनी है, राजस्थानी चीजें यूज करनी है, राजस्थानी हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो वर्ल्ड में सब जगह जाते हैं, लेकिन हम अगर राजस्थान हाउस में उसका उपयोग नहीं करेंगे तो क्या फायदा। तो ये राजस्थान हाउस एक झलक होनी चाहिए राजस्थान की, ऐसा लगना चाहिए जब आप यहाँ आओ कि हम राजस्थान आ गए। तो इसमें हमारा जितना हो सके, हमारा जितने आर्टिसंस हैं राजस्थान के, उनको भी हम लोग यहाँ अपॉर्चुनिटी दें कि वो भी अपना यहाँ पर अपनी कारीगरी करें किसी न किसी तरह से। तो उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द ये काम खत्म हो, जितना हो सके उतना ये ग्रीन बिल्डिंग हो, उसके लिए भी मैंने इनको कहा कोशिश करें जितना हो सकता है। वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें या हम लोग सोलर की बात करें, वो सब चीजों पे भी ध्यान दिया जाए और फैसिलिटीज अच्छी हो, चाहे सिंपल हो, बहुत ज्यादा लग्जरियस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छा, साफ सुथरा, सिंपल और ऑथेंटिक राजस्थानी वो होना चाहिए। एक बात और आई है कि यहाँ पर एक सेंटर भी हो सकता है जहाँ पर इंफॉर्मेशन सेंटर हो राजस्थान के बारे में, जहाँ चाहे टूरिज्म से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड या और कुछ कोई आकर राजस्थान के बारे में जानकारी लेना चाहे, वैसा भी एक हम लोग एक एरिया बनाए, वो भी हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे एस्टेब्लिश करने की। पदयात्रा मेरी लगातार चल रही है जब से मैं जेल से बाहर आया हूँ, 17 महीने जेल में रहने के बाद, और हर कॉलोनी में, हर विधानसभा में, मोहल्ले में जहाँ मैं जा रहा हूँ, हर जगह लोगों का बहुत प्यार सम्मान मिल रहा है और लोग बहुत खुश हैं कि मैं आ गया, केजरीवाल जी भी आने वाले हैं। और 9 साल जिस तरह से केजरीवाल जी ने बहुत मेहनत करके दिल्ली के लोगों का एक एक काम कराया, वो चाहे बिजली पानी से संबंधित हो, सीवर से संबंधित हो, वो चाहे स्कूल अस्पतालों से संबंधित हो। जब बीजेपी केजरीवाल जी के कामों को नहीं रोक पाई और केजरीवाल जी की पॉपुलरिटी को नहीं रोक पाई, जनता में उनके प्रति प्यार को नहीं रोक पाई, तो उसके बाद उन्होंने उनको जेल में डाल दिया। निश्चित रूप से ये एक साजिश थी कि 9 साल का काम, और बीजेपी ने एक तरह से टेक ओवर करने की कोशिश की, और 1 साल का एलजी का काम। आप तुलना कर लीजिए कि 9 साल का अरविंद केजरीवाल जी का काम और 1 साल का एलजी का काम, जब उसने मुझको और अरविंद केजरीवाल जी को अंदर डाल दिया। पूरी दिल्ली तबाह करने की कोशिश की इन्होंने, लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, केजरीवाल जी भी बाहर आने वाले हैं और जो भी काम रुके हुए हैं सारे काम करेंगे केजरीवाल जी। हरियाणा में आज हमारी पार्टी बहुत मजबूती से चारों तरफ उभरी है और हमारे कार्यकर्ता लंबे समय से मेहनत कर रहे थे। पूरा तैयारी है सब जगह चुनाव लड़ने की, और संगठन हमारा गांव-गांव में पहुंच चुका है। हर गांव में हमारे कार्यकर्ता हैं, हर कस्बे में हमारे कार्यकर्ता हैं और पूरे तरह से जी जान लगा के चुनाव लड़ेंगे। हमारा मकसद है भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे इस बार, और भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी हराएगी। नहीं, देखिए, गठबंधन के लिए बातचीत चल रही थी, लेकिन अब जब एक बात नहीं बनी है तो उसके बावजूद मैं कहता हूं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उत्साह के साथ में पूरे हरियाणा में काम कर रहे हैं और अब हम चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। मकसद है बीजेपी को हराना, मकसद है बीजेपी को हराना। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन होने वाला था वो टूट गया, कैसे देखते हैं? अरे भाई, क्या देखना है, एक दूसरे की कहते थे कि मैं शीला दीक्षित को जेल भिजवाऊंगा, लेकिन आज अपने जेल में पड़े हुए हैं। तो कांग्रेस भ्रष्टाचार की गंगोत्री और केजरीवाल आज सूत्रधार बने हुए हैं। लगा के तीसरी चौथी बार हमने देखा है कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म कहिए, मंच से वो कसम खाते हैं कि अब कुछ भी हो जाए, अब आपके साथ वो नहीं जाने वाले। कितनी बार ये कसम खा चुके हैं इधर या उधर, वो आपको भी याद नहीं होगा। बिहार की जनता तो छोड़िए, किसी पत्रकार को भी याद नहीं होगा कि इधर आए तो कितनी बार कसम खाएं
उधर गए तो कितनी बार कसम खाए। उनका कसम का कोई मतलब नहीं है। देयर इज जीरो वैल्यू ऑफ उनका जो भी कसम वो खाते हैं, कोई वैल्यू नहीं, मतलब नहीं है, और कोई विश्वास भी नहीं करता। कब पलट जाए, कभी हो जाए, कोई मतलब नहीं। लेकिन अब 2 बार हम लोगों ने उनको जिंदा कर दिया, 2 बार दया कर दिया उन पे जिंदा करके, दोनों बार वही रूप उनका दिखा, तो इस बार कोई मतलब नहीं है। अब तो जनता ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए, तो हम लोग कौन होते हैं। आपने कल कहा कि पैरों पे गिर पड़े थे, गिड़गिड़ा रहे थे। हाँ, तो गिड़गिड़ा रहे थे हम तो। कितना हमारे घर जब आए तो हाथ जोड़ करके माफी मांग रहे थे। हमारे घर पे सभी विधायकों के सामने सब गवाह हैं, हमारे पास वो फुटेज भी है। वो छोड़िए, सदन में हाथ कितनी बार जोड़ करके उन्होंने गलती मानी है कि हमसे गलती हो गई। पत्रकारों के सामने कितनी बार बोले कि हमसे गलती हो गई, अब भाजपा में नहीं जाएंगे। केंद्र सरकार लोग कोई काम करता है जी, यही बात बोलते थे। हम लोगों की तरफ आएंगे तो 1973 से संबंध रहता है, और उधर जाते तो 1995 से संबंध रहता है। इस बयान से पता चलता है कि कांग्रेस की सरकार के समय जम्मू कश्मीर के हालात कैसे थे। आतंकवाद, अलगाववाद और पथराबाजियों की बोलबाला था। 45,000 लोगों की जानें जा चुकी थी, और लॉल चौंग जैसे क्षेत्र में भी अगर देश के उस समय के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जाने से कतराते थे, डरते थे, घबराते थे, तो समझ लीजिए क्या हाल होगा। आज आइए, लाल चौक पर देश का कोई भी व्यक्ति जा सकता है, तिरंगा झंडा फहराता है, हर तरफ सुख और शांति है, और विकास वहां पे हुआ है। यही फर्क है, कांग्रेस आफत लाती थी, हम राहत लाते हैं। कांग्रेस आज भी आतंकवाद, अलगाववाद और पथराबाजियों का समर्थन एनसी के साथ मिलकर करती है, और हम आज भी आतंकवादियों को जड़ से कुचलने की बात करते हैं। शिंदे जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका जी बर्फ के गोलों के साथ यहां पर खेल रहे थे हमारी सरकार के समय, मोदी सरकार के समय, क्योंकि शांति है। आपके समय बम के गोले चलते थे। ये फिर बयान किया उन्होंने आरक्षण को लेकर कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सभी को समान अधिकार मिल जाएगा। उनसे सवाल ये किया गया था कि भारत में आरक्षण कब खत्म होगा। मुझे लगता है कि भारत में आरक्षण तब खत्म होगा जब नीचे के लोग ऊपर आ जाएंगे। एक तो मतलब यहाँ एक सोशल इक्वालिटी के साथ साथ सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय सबको मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी जब भारत के बाहर जाते हैं तो भारत के खिलाफ बातें करते रहते हैं, और यही मतलब उनमें कांग्रेस पार्टी का भारी नुकसान है। और वो मतलब वहां जाकर आरक्षण की बात करने की आवश्यकता नहीं है, और आरक्षण खत्म करने का विषय कोई नहीं है। राहुल गांधी आरक्षण खत्म कर रहे हैं, इनसे आरोप हमने कभी नहीं किया है, लेकिन राहुल गांधी हमारे ऊपर आरोप करते हैं कि भाई ये लोग आरक्षण खत्म करेंगे, संविधान धोखे में है। संविधान धोखे में नहीं, कांग्रेस पार्टी धोखे में है, राहुल गांधी धोखे में है। वो संविधान कैसा धोखे में आ सकता है? जब तक नरेंद्र मोदी जी जिंदा है, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक हम लोग यहाँ है, तब तक बाबा साहब के संविधान को धक्का नहीं लगा सकते। और हमारा आरक्षण जो है, ये आरक्षण हमें जो अभी सबको आरक्षण मिल रहा है, एससी को मिल रहा है, एसटी को मिल रहा है, ओबीसी को मिल रहा है, मराठा समाज को भी आरक्षण अभी महाराष्ट्र सरकार ने दिया है, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने दिया है, और सबको आरक्षण मिल रहा है। और जनरल कैटेगरी के लोगों को भी मतलब जो बची हुई सीटें हैं उसका फायदा उनको भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आरक्षण बिल्कुल कभी खत्म हुआ नहीं, लेकिन जिनको नहीं मिल रहा था उनको भी हमने आरक्षण दे दिया है। अनंत कुमार जो बहुत ही प्रसिद्ध शायर थे, उनकी एक रचना है, एक पंक्ति, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी तो फितरत है कि ये तस्वीर और तकदीर बदलनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने इसको थोड़ा दूसरे प्रकार से समझ लिया है। जब भी मैं विदेश जाऊंगा, हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद है, और मेरी फितरत
और मेरी कोशिश है कि हंगामा बढ़ते रहना चाहिए। अब राहुल गांधी जी संविधान लेके घूमते थे यहां पर, संविधान कितना समझते थे इस पर चर्चा हो सकती है। एक बार शायद इसी मंच से मैंने पूछा था कि फंडामेंटल राइट चैप्टर में कितने आर्टिकल्स हैं, इसको राहुल गांधी जी देश को ज्ञान देंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए अलग विषय। अब संविधान को बचाने की दुहाई और दावा करने वाले राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे जब स्थितियां बनेंगी। ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं है। When the conditions so warrant of fairness, we will scrap reservation. उनके दिल में जो आरक्षण के प्रति पूर्वाग्रह है वो सामने चला आया। The prejudice against reservation which Rahul Gandhi has in abundance got reflected in America. और आरक्षण का विरोध उनकी विरासत है। आपको मालूम होगा कि नेहरू जी की चिट्ठी हम लोगों ने कई बार आप लोगों को बताई है, जहां उन्होंने मुख्यमंत्रियों को कहा कि आरक्षण मेरिट को खत्म नहीं करना चाहिए। इंदिरा गांधी का स्टेटमेंट है आरक्षण के खिलाफ। राजीव गांधी ने खुलेआम मंडल कमीशन का विरोध किया था, ठंडे बस्ते में डाला था। और अब तो आपने देख ही लिया, जिस भारत के संविधान को बचाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, लाल किताब लेके घूमते हैं, उस संविधान के साथ सबसे बड़ा छलावा और धोखा राहुल गांधी कर रहे हैं। ये आरक्षण का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर की कोशिश से मिला, जिसमें जरा काइंडली प्लीज पीछे, जिसमें यह अधिकार दिया गया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अति पिछड़े, इन सबों को शिक्षा में, नौकरी में आदि में। और आपको पता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को विधानसभा और लोकसभा में भी आरक्षण दिया गया। इस टिप्पणी का क्या मतलब है राहुल गांधी, हम जानना चाहते हैं। ये कोई ऑफ द कफ कमेंट नहीं है, वो अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में सवाल जवाब दे रहे हैं। अमेरिका गए हैं, हिंदुस्तान में किसी टोले में भाषण नहीं दे रहे हैं। एक बड़े नामी गिरामी एंकर उनसे सवाल पूछ रहे हैं। तो ये सोची समझी रणनीति है, षड्यंत्र है कि हम अवसर मिलते ही आरक्षण को खत्म करेंगे। सर, राहुल गांधी अमेरिका दौरे के दौरान जो बातें कर रहे हैं उसको लेकर बीजेपी के तमाम नेता हमलावर हैं और लगातार उनका विरोध कर रहे हैं, देशद्रोही तक उनको कह दिया है। आप किस तरह इसको देख रहे हैं? राहुल गांधी जी के नाम सुन के ही भाजपा को दस्त लग जा रहे हैं, और अमेरिका का दौरा करें और भाजपा के पेट में मरोड़े न उठे, ये कैसे संभव है? क्या कहा राहुल गांधी जी ने? यही तो कहा कि चीन ने अपनी उत्पादन क्षमता को, अपने जो उनका सेक्टर है जिसमें उत्पादन होता है, उसको इतना बढ़ाया है कि उससे उन्होंने अपनी बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया है। उन्होंने कहा अमेरिका और इंडिया को जो है अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ानी चाहिए, ताकि हमारे यहाँ भी हम रोजगार की समस्या का समाधान कर सकें और चीन का मुकाबला कर सकें इस क्षेत्र के अंदर। और ये बात सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि दुनिया की सप्लाई चेन के ऊपर चीन का कब्जा हो गया है,
तो उस कब्जे को चुनौती देने की बात राहुल गांधी जी ने कही और उसके लिए इंडिया और अमेरिका दोनों का आह्वान किया, तो भाजपा को इसमें क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? हाँ, श्री नरेंद्र मोदी जी की तरीके से राहुल गांधी जी ने सी को गले नहीं लगाया है, वो चीन के राष्ट्रपति के गले नहीं लगे हैं। उन्होंने जो है केवल उन नीतिगत क्षेत्रों की बात कही जिसको देख करके दुनिया के अंदर चीन ने अपना प्रोडक्शन बढ़ा करके सारे मार्केट को कैप्चर कर लिया। उन्होंने कहा उसको चुनौती देनी है तो हमको भी उस लाइन पर जाना पड़ेगा, हमको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, हमको जो है प्रोडक्शन हाउस के एक अमेंडमेंट लाया गया है बिजली पर, जिसमें मिल्क सेस और इन्वायरमेंट सेस है, कमर्शियल यूनिट्स और डोमेस्टिक में मिल्क सेस लगाया गया है, ये बिल पास कर दिया गया है। किस तरह से देखते? देखिए, जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, किसी न किसी बहाने मुख्यमंत्री गरीब लोगों के ऊपर आर्थिक रूप से बोझ डालने में पीछे नहीं हट रहे हैं। और आज विधानसभा के मानसून सत्र का अंतिम दिन है, लेकिन उसके बावजूद वे अंतिम दिन भी बिल लाया। अभी हाल ही में बहुत सारी चीजों को लेकर के फैसले लिए इसी सत्र के दौरान। बिजली जो है, जो हमें 125 यूनिट एक सेक्शन को देते थे, उसको भी उन्होंने विड्रॉ कर लिया, वापिस ले लिया, और पर्टिकुलरली उसमें कुछ कैटेगरीज बना करके पानी का बिल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। पानी नलके में आए चाहे ना आए, लेकिन उसके बावजूद 100 रुपये बिल आएगा ही आएगा। सीमेंट के रेट जो है 1 महीने में 40 रुपये प्रति बैग बढ़ गए, यानी कि 20 महीने के कार्यकाल में 100 रुपये से ज्यादा एक बैग पर जो है इंक्रीज आ गई सीमेंट के रेट्स में। और इसी तरह से दालें महंगी, राशन महंगा, सब कुछ महंगा। डीजल पेट्रोल में तो आते ही इन्होंने 7 रुपये की इंक्रीज की थी, डीजल के इसमें पर्टिकुलरली। और आज जब विधानसभा का मानसून सत्र का अंतिम दिन है, आज भी जो है वो बिल लाया, और जिसमें 2 सेस जो है पर्टिकुलरली एक एनवायरमेंट सेस और दूसरा जो है मिल्क सेस लगा करके बिजली को और महंगा करने का एक फरमान शुरू कर दिया। मेजॉरिटी है इसलिए बिल तो पारित होना था, बिल पारित कर दिया उनने। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से बार बार इस बात को लेकर के पूछता रहा कि इससे आप बताएं कि रेवेन्यू कितना जनरेट होगा। ये बताने में वो हिचकिचा रहे थे। हम उनको बार बार कह रहे हैं कि जो बड़े सेक्शन है जहां से हमको रेवेन्यू आ सकता, उन पर फोकस करिए आप। और पर्टिकुलर हमने कहा कि इंडस्ट्री आपकी प्रदेश छोड़ करके जा रही है, जितनी इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में आएगी तो आपको रेवेन्यू मिलेगा। टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है हिमाचल प्रदेश में, जिसमें रोजगार भी मिलेगा, रोजगार के साथ रेवेन्यू भी मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद उस पर भी कोई ध्यान नहीं है इनका, उसकी वो प्रायोरिटी नहीं है इनकी। हाइडल सेक्टर जो हमारे हिमाचल प्रदेश की एक पहचान पूरे देश में है, दुनिया में है। हम हाइडल सेक्टर में अच्छा काम किए हैं और अच्छे तरह से हमको अच्छा एक रेवेन्यू भी आता है। उस सेक्टर को बिल्कुल जो है उसका तो बिल्कुल सत्यानाश कर दिया, पूरी तरह से बिठा दिया। तो जहां से रेवेन्यू आ सकता था, रोजगार मिल सकता था, वो सारे सेक्टर तो बंद कर दिए। अब सेक्टर ऐसे ढूंढे जिसमें गरीब लोगों के ऊपर बोझ पड़ रहा है। डीजल की कीमत बढ़ने का मतलब सीधा मतलब गरीब आदमी के ऊपर बोझ होगा। बिजली की कीमतें बढ़ने का मतलब सीधा गरीब आदमी के ऊपर बोझ होगा। सीमेंट का मतलब बढ़ने का मतलब है गरीब आदमी पर ही बोझ होगा। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार ने ये 20 महीने का कार्यकाल सिर्फ टैक्स लगाने में और गरीब लोगों के ऊपर बोझ डालने में ही ने वॉकआउट किया है, अंतिम दिन मौजूद नहीं था, बिना विपक्ष के आज अधिकार को समापन में क्या और आर्थिक देखिए, मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा हमारे विधानसभा के अध्यक्ष श्री कुलदीप पठानिया जी को कि इतिहास में विधानसभा के पहली बार ऐसा हुआ है कि मानसून सेशन सबसे लंबा उन्होंने निर्धारित किया और विपक्ष की मांग पर 1 दिन और बढ़ाया। विपक्ष कहता था
कि वित्तीय कुप्रबंधन पर यह सरकार चर्चा करे और अध्यक्ष महोदय ने उनका अनुरोध स्वीकार किया। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष गंभीर नहीं है और विपक्ष को गंभीर होना चाहिए। अब वित्तीय कुप्रबंधन पर चर्चा वो लाना चाहते थे, उनको चर्चा आई, बातचीत की, और जब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बोल रहे थे वित्तीय कुप्रबंधन पर, तो विपक्ष के विधायक जो थे वो 7-8 लोग ही बैठे हुए थे। अब 7-8 लोग उनके जो विधायक बैठे थे उनका पूरा समर्थन करने वाले भी नहीं बैठे हुए थे, और जिस प्रकार का वित्तीय कुप्रबंधन उनकी सरकार के समय हुआ है वो हमने बताया। हमने कहा कि जिस राज्य में 2017-18 से लेकर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 10,000 तक मिलती रही, 11,000 तक मिलती रही, 9,000 तक मिलती रही, उस राज्य में हमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 3,000 रुपया अगले वर्ष मिलने वाली है। हमने ये भी कहा कि 5 साल जो जीएसटी कंपनसेशन था, जो कि जून 2022 में खत्म हो गया, 17 में शुरू हुआ था, जून 2022 में खत्म हो गया। आपको तकरीबन हर साल कोई 1300 करोड़, 1500 करोड़ रुपया, 1800 करोड़ रुपया मिलता रहा। पूरा डाटा मैंने अंदर पढ़ा है, आपने लिखा होगा, उसको मैंने आपको बताया। फिर रेवेन्यू सरप्लस होने के बाद राज्य की ऐसी हालत क्यों हुई, और क्यों नहीं आपने सरकारी कर्मचारियों का डीए दिया, जो 10,000 करोड़ की लायबिलिटी हम पर छोड़ दी। ये सब उनके कार्यकाल का है। 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है, वित्तीय स्थिति को देखती है। वित्तीय स्थिति से 1 साल के फैसले जो इनकी सरकार के समय थे, बड़े बड़े होटलों को पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, 900 संस्थान खोल दिए, 50% बस का किराया महिलाओं के लिए फ्री कर दिया। कहा कि हमें तो चुनाव जीतना है, और चुनाव जीतने के संदर्भ में जो भी फैसले किए गए, पूरी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने में ये पिछली सरकार ने कोई कुताही नहीं बरती। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारी सरकार आई, हम वित्तीय संकट से गुजर रहे थे, आर्थिक संकट था प्रदेश में। 1 साल के अंदर हमने आर्थिक संकट पर काबू पाया। ये हमारी सरकार की प्रमुख विशेषता 1 साल के अंदर है।